डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सॉवरेनिटी और ग्लोबलाइजेशन के एज में इसके मायने क्या है। मैं शुरुआत करता हूं जो अभी करंट हमारे सामने हो रही है, कोरोना वायरस। कैसे हर कंट्री, पावरफुल से पावरफुल, चाइना, जापान और हम भारत, कैसे बेबस लाचार महसूस कर रहे हैं। क्या हम रोक पा रहे हैं अपने बॉर्डर से इसे, सॉवरेन कंट्री होते हुए? और दूसरी न्यूज लीजिए, आरबीआई ने बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को अमान्य घोषित किया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसे रद्द कर दिया, उस आदेश को रद्द कर दिया। थर्ड लीजिए कि व्हाट्सएप ने इंडियन गवर्नमेंट के इस रिक्वेस्ट को कि वो बताएं कि जो मैसेजेस होते हैं उसको हम कैसे डिक्रिप्ट करें, उन्होंने बोला ये पॉसिबल नहीं है, वो एंड टू एंड इनक्रिप्शन है और आप उसको नहीं देख सकते हैं, वो प्राइवेट है। इन तरह के तमाम न्यूज हमें ये बाध्य करते हैं सोचने को कि आज के ग्लोबलाइज्ड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेटेड वर्ल्ड को क्या हम नेशन स्टेट के टेरिटरी और सॉवरेन के रूप में देख सकते हैं? क्या ये जो स्टेट की बॉर्डर है वो इम्पेनिट्रेबल है? क्या एक राष्ट्र जो है हर मामले में सुप्रीम है, जिसके ऊपर किसी की सत्ता नहीं है, अपने डोमेस्टिक अफेयर में और इंटरनेशनल ग्लोबल पॉलिटिक्स में? इसी इशू को हम देखेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सोवरेनिटी इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले हम पास्ट ईयर्स के पेपर को देखेंगे एज यूजुअल, देन मीनिंग, नेचर एंड फीचर्स ऑफ सोवरेनिटी, और उसके बाद देखेंगे कि कैसे स्टेट सोवरेनिटी ऑफ द स्टेट इवॉल्व हुई है ओवर द एजेस और कैसे बदली है पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड में, एंड देन हाउ ग्लोबलाइजेशन अफेक्टेड सोवरेनिटी, जो क्रक्स होगा, जो आपको एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, एंड देन सोवरेनिटी इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कैसे इसने अडॉप्ट किया है अपने को सोवरेनिटी ने और कैसे इसका नेचर बदल रहा है। यदि हम पास्ट ईयर्स क्वेश्चन ले, मैंने डीयू से लिया है, अदर यूनिवर्सिटीज में भी ऐसे ही क्वेश्चन आने चाहिए। फर्स्ट है, हैज द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इमर्ज्ड एज ए चैलेंज टू सोवरेनिटी ऑफ स्टेट। बिल्कुल, ये हम लोग देखेंगे कि कैसे ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट किया है सोवरेनिटी को। हाउ डज ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट पॉलिटिकल सोवरेनिटी? अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, डू यू एग्री विद द व्यू दैट आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इज ऑन स्टेट ऑफ डिक्लाइन इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन? मतलब नेशन स्टेट खुद विदर अवे हो रहा है, मतलब उसकी जो पावर है वो कम हो रही है ग्लोबलाइजेशन में, इस पे डिबेट करनी है। How globalization has led to transformation of state power? Again same है कि कैसे state power या globalize या state sovereignty जो है वो dilute हुई है in the age of globalization. What are the impact of globalization on sovereignty and territoriality of nation state? Territoriality मतलब कि जो एक टेरिटोरियल बाउंड्री है, बॉर्डर है, जिसके ऊपर की पूरी तरह से सत्ता जो है, सुप्रीम सत्ता एक नेशन स्टेट की है, दैट इज टेरिटोरियलिटी, और वो कैसे अफेक्टेड हुई है along with sovereignty in the age of globalization. इसको एक्सप्लेन करना है। Globalization impacts political sovereignty and territoriality of nation state. Comment, ये सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप ये देख सकते हैं कि क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि सोवरेनिटी का आइडिया क्या है, नेशन स्टेट कैसे जो है सॉवरेन पावर है, और कैसे नेशन स्टेट की सॉवरेनिटी या स्टेट पावर जो है उसका क्षय हो रहा है या डाइल्यूशन हो रहा है या ह्रास हो रहा है, मतलब कम कैसे हो रहा है ग्लोबलाइजेशन के जमाने में, या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब आपको एक पोजीशन लेनी है, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप बोले कि हो ही रहा है, आप कह सकते हैं कि नहीं, स्टेट पावर या स्टेट सॉवरेनिटी बिल्कुल इंटैक्ट है ग्लोबलाइजेशन के एज में, तो आपको उसके लिए जो है आर्गूमेंट देने हैं। हम लोग दोनों साइड के आर्गूमेंट को, आइए अब देखिए कि सॉवरेनिटी के मायने क्या है। सिंपल वे में आप ये समझें कि यदि किसी भी एंटिटी या किसी व्यक्ति, किसी संस्था के ऊपर यदि कोई सत्ता नहीं है, मतलब वह अपना ऑर्डर देने के लिए, अपने एक्ट के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है, उस पर किसी का वश नहीं है, कोई उसको गवर्न नहीं कर रहा है, मतलब वो दुनिया में कोई ऐसी संस्था नहीं है या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसके ऑर्डर या उसके एक्शन को कंट्रोल कर सके, तो वह एंटिटी या वह व्यक्ति या वो ऑर्गेनाइजेशन सॉवरेन है। सो द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट एंड अनलिमिटेड पावर, द एब्सेंस ऑफ ए हायर ऑथोरिटी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई हायर ऑथोरिटी नहीं है इन आइदर डोमेस्टिक और एक्सटर्नल अफेयर
फॉर ए पॉपुलेशन ऑफ फिक्स्ड टेरिटरी। और ये पॉलिटिकल वे में यदि सॉवरेनिटी का देखिए तो एक यदि फिक्स्ड क्षेत्र में रहने वाले जो पीपल हैं, कम्युनिटी है, पॉपुलेशन है, कॉम है, यदि उस पर किसी और की सत्ता ना हो, वो अपने आप में अपना कोई भी ऑर्डर करने के लिए, अपने कोई भी एक्ट करने के लिए स्वतंत्र हो, तो उसको हम जो है पॉलिटिकल वे में सॉवरेनिटी मान सकते हैं। और एक नेशन स्टेट जो है, एग्जाम्पल के लिए, वो सॉवरेन होता है एक फिक्स टेरिटरी में जो रहने वाले लोग हैं उसके ऊपर उसकी पूरी तरह से सत्ता होती है, जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता है, और एक्सटर्नल इंटरनल सोसाइटी में वो नेशन स्टेट सॉवरेन होता है। इसका मायने ये है कि कोई और स्टेट या नेशन स्टेट उसके इंटरनल मामले में दखल नहीं दे सकता, और उसको इक्वलिटी मिलती है, उसको उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बरकरार रखा जाता है, और उसको एक सॉवरेन माने की उसकी अखंडता को लोग जो है एक्सेप्ट करते हैं इंटरनेशनल एरिना में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में या वर्ल्ड अफेयर में। दिस इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेनिटी ऑफ ए नेशन स्टेट। अब यदि हम कुछ क्विकली यदि हम कुछ डेफिनेशंस देखें, द एब्सोल्यूट एंड परपेचुअल पावर ऑफ ए कॉमनवेल्थ, ये जीन बॉडिन का है कहना। यहाँ कॉमनवेल्थ का मीनिंग होता है इंडिपेंडेंट कम्युनिटी या इंडिपेंडेंट कंट्री। तो वो उनकी जो एब्सोल्यूट और परपेचुअल पावर, पावर परपेचुअल होना चाहिए, सदा के लिए चलने वाला होना चाहिए, ना कि 5 साल 10 साल के लिए। तो उसको जो है इन्होंने कहा है सॉवरेनिटी। इसके अलावा मोनोपोली ऑफ कोएर्सिव पावर इन हैंड्स ऑफ सिंगल रूलर टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम लॉलेसनेस। थॉमस हॉब्स का ये कहना है सॉवरेनिटी के बारे में। आपको पता है कि उन्होंने लेविएथन का कॉन्सेप्ट दिया था। इनका ये कहना था कि यदि स्टेट ऑफ नेचर में यदि एक पॉपुलेशन रहेगा तो हमेशा जो है मार काट मची रहेगी, माइट की राइट होगी, मतलब राइट ऑफ द माइट होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी, और लाइफ जो है बहुत नेस्टी, शॉर्ट, पुअर और ब्रूटिश होगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक सार्वभौम सत्ता की जरूरत होगी, जो मतलब सॉवरेन स्टेट की जरूरत होगी, जो प्रोटेक्ट कर सके इंडिविजुअल को इस लॉलेसनेस या स्टेट ऑफ नेचर से। तो इसको सॉवरेनिटी थॉमस हॉब्स ने कहा। Sovereignty vested in monarch versus notion of popular sovereignty by Rousseau। जो रोसो, इन्होंने बहुत ही रैडिकल व्यू दिए हैं जो डेमोक्रेसी को बहुत प्रभावित करते हैं। उनका सॉवरेनिटी के बारे में ये कहना था कि सॉवरेनिटी किसी किंग या मोनार्क में निहित नहीं होती, बल्कि ये पीपल में निहित होती है। और उन्होंने कहा कि ये पॉपुलर सॉवरेनिटी है जो कि एक जनरल विल को जो है दर्शाती है। और यहीं से शुरुआत हुई कि एक डेमोक्रेसी में सॉवरेनिटी जो है वो निहित होती है पीपल में, जो लोग होते हैं उसमें होती है। वो भले ही रिप्रेजेंट किए जाएं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, पीपल की जो सॉवरेनिटी है जैसे इंडिया में है, या पार्लियामेंट के द्वारा जैसे यूनाइटेड किंगडम में है, लेकिन पीपल सॉवरेन होते हैं एक नेशन के अंदर में, सॉवरेनिटी पीपल में समाहित होती है। ये रोसो के कथन से निकलता है। यदि हम रॉबर्ट कोहेन जो एक लिबरलिस्ट हैं, मॉडर्न न्यू लिबरलिस्ट आप कह सकते हैं, तो उनका यदि हम डेफिनेशन लें तो उन्होंने इसको एक इंस्टीट्यूशन माना है। सोवरेन स्टेटहुड इज एन इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन आपको मैंने बताया है, दीज आर सेट ऑफ परसिस्टेंट एंड कनेक्टेड रूल्स प्रिस्क्राइबिंग बिहेवियरल रोल्स कंस्ट्रेनिंग एक्टिविटीज, यहाँ पे कंस्ट्रेन करती है एक्टिविटीज दूसरे नेशन स्टेट का, एंड शेपिंग एक्सपेक्टेशंस इन इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्टेट। मतलब उनका यह कहना है कि सॉवरेन स्टेटहुड की जो परिकल्पना है एक इंस्टीट्यूशन की तरह काम करता है, जो कि एक फिक्स सेट ऑफ रूल एंड पैटर्न बिहेवियर को दर्शाता है कि कैसे जो है इंटरनेशनल अफेयर में एक स्टेट दूसरे स्टेट को ट्रीट करेगा, क्या एक्सपेक्टेशन रखेगा, क्या उसको कहना चाहिए, क्या करना चाहिए एक स्टेट को दूसरे स्टेट के रेस्पेक्ट में। ये डिफाइन होता है इस इंस्टीट्यूशन से जिसका नाम है सॉवरेन स्टेटहुड। इसका एक एग्जांपल लीजिए कि अभी ट्रंप भारत आए थे, जब उनसे एक पत्रकार ने पूछ दिया कि अभी बैकग्राउंड में दिल्ली में दंगे चल रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है, तो उन्होंने बोला कि ये इंडिया का इंटरनल मामला है और इंडिया इसको हैंडल कर सकता है। ये एक इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि उनको ये कहना जरूरी था, वो इंडिया के इंटरनल मामले में एज पर द सोवरेनिटी ऑफ इंडियन स्टेट वो हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। The supreme legal authority of the nation to give and enforce the law within a certain territory and in consequence independence from authority of other nations and equality with them under that international law। मॉर्गनथाउ जो कि ये रियलिस्ट हैं, उन्होंने ये कहा
कि एक सुप्रीम लीगल अथॉरिटी जो एक नेशन की होती है, जो लॉ देती है उस नेशन को और उसको इन्फोर्स भी करती है एक फिक्स टेरिटरी के अंदर, और इसके चलते जो उनको इंडिपेंडेंस ऑटोनॉमी मिलती है ग्लोबल अफेयर में और इक्वलिटी मिलती है अदर स्टेट के साथ में, ये जो है स्टेट के सॉवरेनिटी को दर्शाता है। रियलिस्ट ने एक बहुत अच्छी एनालॉजी दी है जिसको बिलियर्ड बॉल एनालॉजी कहते हैं। इससे भी आप समझ सकते हैं सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट को। इसमें इंटरनेशनल रिलेशन को एक बिलियर्ड टेबल पे रखे बॉल्स के द्वारा दर्शाया जाता है, जिसमें कि जो बिलियर्ड के बॉल हैं वो स्टेट हैं। एक ही डिफरेंस है कि बिलियर्ड के जो बॉल होते हैं सब एक साइज के होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन में जो पावर और रिसोर्सेज जो स्टेट के हैं बहुत वेरी करते हैं, तो उसके साइजेस और उसके रिलेटिव स्ट्रेंथ या पावर वेरी करते हैं। लेकिन जिस तरह के बिलियर्ड बॉल एक दूसरे से टकराते हैं, कंफ्लिक्ट होती है, लेकिन उनका शेप नहीं चेंज होता। शेप इसलिए चेंज होता है कि उसकी आउटर कवर जो होती है वो हार्ड होती है, वो उसके शेप को बनाए रखती है। तो जो आउटर कवर है बिलियर्ड बॉल का, वो जो है नेशन स्टेट की सॉवरेनिटी को दर्शाता है। यदि वो बॉल जो है नेशन स्टेट है, तो उसका जो हार्ड इम्पेनिट्रेबल जो कवर है, जो उसके शेप को बनाए रखता है डिस्पाइट उस पर चोट लगने, कंफ्लिक्ट होने या इम्पैक्ट होने से दूसरे स्टेट के साथ में, वो उसकी सॉवरेनिटी को दर्शाता है। तो इस तरह से आप सॉवरेनिटी के मायने को समझ सकते हैं। आइए अब देखें कि फीचर्स क्या है सॉवरेनिटी के। मैं हमेशा फीचर्स इसलिए बताता हूं कि वो मायने को और नया आयाम देते हैं, आपको समझने में आसानी होती है। कुछ इसमें से रिपीटेशन भी हो सकते हैं। Sovereignty is what makes state the prime actor in global politics. इनफैक्ट जब हम कहते हैं कि ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है एनार्किकल है, ग्लोबल इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम में जो है कोई ग्लोबल गवर्नमेंट नहीं है जो कि एक पर्टिकुलर स्टेट के एक्शन को कंट्रोल करे, इसलिए वहां पे सेल्फ हेल्प चलता है, क्योंकि आपके ऊपर कोई नहीं है जो आपको मदद कर सके या आपकी रक्षा कर सके। तो ये एस्पेक्ट सॉवरेनिटी के चलते ही ऐसा है कि ये ग्लोबल इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम जो है एनार्किक होती है। States are states because they are capable of exercising sovereign jurisdiction within defined territorial border and so are autonomous and independent actors in global politics. तो sovereignty जो है essential feature है anarchic global order का, और self help जो realist जो vision है उसका जो base है वो sovereignty है, क्योंकि कोई ऊपर जो है सार्वभौम सत्ता स्टेट के ऊपर इंटरनेशनल एरिना में नहीं है। स्टेट सॉवरेनिटी इज द बेसिस ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड ऑल इंटरनेशनल लॉ। आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना हुई है उसमें सॉवरेनिटी के बेसिस पे सभी राष्ट्र जो 200 के करीब राष्ट्र जुड़ते हैं उनको सॉवरेन माना जाता है। इसके इंटरनल मामले में कोई दूसरा स्टेट हस्तक्षेप नहीं करेगा, उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बरकरार रखा जाएगा और वो सभी जो है इक्वल हैं। तो ये जो राइट्स है वो सॉवरेनिटी के बेसिस पे ही है, और इसी बेसिस पे सभी इंटरनेशनल लॉ जो है बनते हैं या ट्रीटी जो है साइन होती है। इसके दो एस्पेक्ट आप सॉवरेनिटी के देख सकते हैं, दो पहलू है इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। इंटरनल सॉवरेनिटी बताता है कि एक स्टेट अपने फिक्स टेरिटरी के अंदर रहने वाला जो सोसाइटी है या पॉपुलेशन या कॉम, उसके साथ उसका नाता कैसा है। स्टेट हैविंग सुप्रीम पावर ऑथोरिटी विद इन इट्स टेरिटरी ओवर द पॉपुलेशन रिसाइडिंग इन दैट टेरिटरी। Especially, the state has monopoly of legitimate force, violence or coercion and economy and finance. देखिए स्टेट एकमात्र ऐसी इंस्टीट्यूशन है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, जिसको कि लेजिटिमेट यूज वायलेंस करने का हक होता है। आपको वो गिरफ्तार कर सकती है, आपको जेल में डाल सकती है, पुलिस जो है लाठी चार्ज करती है। तो वायलेंस जो है ऑफ कोर्स लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए और कानून के अनुसार जो है वायलेंस करने का अधिकार केवल स्टेट को है, उसको मोनोपोली ओवर लेजिटिमेट फोर्स और वायलेंस है। इसी तरह उसको मोनोपोली है फाइनेंशियल मैटर में, इकोनॉमी में, जैसे कि फिस्कल एंड मॉनिटरी। फिस्कल मतलब हुआ टैक्स रेट को तय करना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, और मॉनिटरी हुआ इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट को तय करना। सो एक्सटर्नल सॉवरेनिटी यदि आप देखें तो ये जो कैसी स्टेट कैसा दिखता है बाहर के दुनिया में, इंटरनेशनल एरिना में दूसरे स्टेट कैसे आपको देखते हैं, वो पहलू एक्सटर्नल सॉवरेनिटी है। स्टेट एज एन इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस एंटिटी एंड एक्टर इन वर्ल्ड अफेयर्स। एक्सटर्नल सॉवरेनिटी गारंटी दैट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ ईच स्टेट इज इनवायलेबल, उसका हनन नहीं हो सकता है। तो ये जो है एक्सटर्नल सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है। इनफैक्ट एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सॉवरेनिटी
इंटरनल मामलों में, अपने फिक्स टेरिटरी में, अपने पॉपुलेशन के ऊपर, एक्सटर्नल मामलों में कि किस तरह से जो है दूसरे स्टेट से आप इंटरेक्ट करते हैं, दूसरे स्टेट आपको कैसा लेते हैं, किस तरह से आपके साथ बिहेव करते हैं, दैट इज मैटर ऑफ एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। इंटरनल सॉवरेनिटी का एक इशू ये है कि वेयर ऑन इन विच ऑथोरिटी सॉवरेनिटी लोकेटेड विद इन ए स्टेट। एक स्टेट के अंदर सॉवरेनिटी जो है किस चीज में निहित होती है, क्या वो किंग में निहित होती है जो पहले थी, चर्च में होती है जो एक समय में थी, टेम्पल्स में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, या पीपल में होती है। अभी डेमोक्रेसी में माना जाता है कि सॉवरेनिटी जो है वो पीपल में निहित होती है। हालांकि पीपल की जो सॉवरेनिटी है वो सिंबल के रूप में किसी अन्य इंस्टीट्यूशन या किसी अन्य सिंबल से रिप्रेजेंट हो सकती है। जैसे इंडिया में पीपल की सॉवरेनिटी कॉन्स्टिट्यूशन में निहित होती है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन या रिप्रेजेंटेड होती है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को सॉवरेन इंडिया माना जाता है। इस तरह यूनाइटेड किंगडम में जो पीपल की सॉवरेनिटी है वो रिप्रेजेंट होती है पार्लियामेंट से, इसलिए पार्लियामेंट वहां पे सॉवरेन माना जाता है। और ये कॉन्सेप्ट जो है रोसो से निकला है कि पॉपुलर सॉवरेनिटी रिप्रेजेंटिंग द जनरल विल ऑफ द पीपल, ये मैंने आपको बताया है पिछले स्लाइड में। इसके अलावा दूसरी एक फीचर ये देखिए कि इतना ह्यूज डिफरेंस है रिलेटिव पावर एंड रिसोर्सेज ऑफ स्टेट्स में कि सॉवरेनिटी का जो नोशन है वो एक बेईमानी या आइडियलिस्टिक लगने लगता है। अमेरिका और एक वनाउतु जैसा जो आइलैंड स्टेट है जो कुछ हजार लोग वहां रहते हैं, या इवन ले लीजिए नेपाल और आप इंडिया, या इंडिया और आप इवन ले लीजिए अमेरिका, तो इतना डिफरेंस है, इतना वास्ट डिफरेंस है कि इसमें सॉवरेनिटी का क्या मायने रह जाता है। क्या अमेरिका ने जो है इराक पे चढ़ाई नहीं की, क्या उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बरकरार रखा, क्या रीजन था। इसी तरह से अफगानिस्तान पे भी अमेरिका ने अटैक किया और वो ईरान को भी थ्रेट अभी किया गया, उसके जनरल को जो है मारा उन्होंने, और उस पर अगेंस्ट में कुछ खास ईरान नहीं कर पाया। तो सॉवरेनिटी जो है ये कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल में कितनी बार मतलब कि क्षय होता दिखता है, या कितना इसका वायलेशन होता है, ओनली बिकॉज की स्टेट का जो रिलेटिव पावर रिसोर्सेज ये हैं बहुत डिफरेंट है, इसलिए ये एक आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्ट भी माना जाता है। सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट वर्सेस ह्यूमन राइट्स एंड ग्लोबल जस्टिस, ये एक अलग कंटेंसस मुद्दा है कि क्या जो एक फिक्स टेरिटरी में रहने वाले पीपल हैं, जो इंडिविजुअल हैं, उनका जो ह्यूमन राइट है वो ऊपर है, या उस स्टेट जो कि सॉवरेन है उस टेरिटरी पे, उस पॉपुलेशन पे, उसकी सॉवरेनिटी जो है उससे बड़ी है। कई लोग मानते हैं कि ह्यूमन राइट एक फंडामेंटल राइट है और उसको स्टेट की सॉवरेनिटी से ऊपर रखना चाहिए। इसके चलते ही ऐसा होता है कि कहीं ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है तो दूसरी कंट्री जो है उसको इंटरवीन करती है ह्यूमन राइट्स के नाम पे। अमेरिका ने भी किया है और कई कंट्रीज के अगेंस्ट में आवाज उठाते हैं, लेकिन जो नेशन स्टेट हैं वो उसको नहीं मानते हैं, वो उसको अपनी सॉवरेनिटी के ऊपर खतरा मानते हैं। तो ये एक कंटेंसस इशू है जहां की ह्यूमन राइट क्लास करती है सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट से। इसी तरह से जो ग्लोबल जस्टिस का मामला है कि क्या महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए या बच्चों के साथ कैसा होना चाहिए, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, जो ओरिजिनल वासी हैं, आदिवासी हैं, उनके साथ कैसा होना चाहिए, जो डिसएडवांटेज पीपल हैं, इन्वायरमेंट के साथ कैसा होना चाहिए, ये जो इश्यूज ऑफ ग्लोबल जस्टिस है, क्या वो भी टेरिटोरियल बाउंड्री में बंद के रहते हैं या उनका भी जो है ग्लोबल एग्जिस्टेंस है, और यदि कहीं पे ग्लोबल जस्टिस नहीं हो पा रही है तो जो दूसरे कंट्री के लोग हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस कंट्री में जहां उसका हनन हो रहा है, इससे भी सोवरेनिटी का इशू जो है वो अफेक्टेड होता है। सो दीज आर द कंटेंसस इशू ऑफ द सॉवरेनिटी। आई होप कि कुछ जो फीचर्स है सॉवरेनिटी के आपको समझ में आए होंगे। इन दोनों को जोड़ के आप समझ सकते हैं कि सॉवरेनिटी के मायने क्या। अब आइए देखें कि स्टेट सॉवरेनिटी या सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट कैसे इवॉल्व हुई है। ये कोई बहुत पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है। State as prime political institutions representing a fixed population and territory emerged in the 15th and 16th century Europe. उससे पहले जो है स्टेट जैसी कोई परिकल्पना थी नहीं, अंपायर होते थे, लेकिन एक फिक्स्ड टेरिटरी और उसके पॉपुलेशन पे पूरी सार्वभौम सत्ता एक स्टेट की होगी, एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को हम राज्य बोलते हैं उसकी होगी। ये 16th सेंचुरी यूरोप की देन है। ये जो है 1642 मैंने आपको पूरा एक वीडियो में बताया है कि कैसे पीस ऑफ वेस्टफेलिया होती है, जिसको माना जाता है कि यहाँ से इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम की स्थापना होती है, जहाँ पे कि मॉडर्न नोशन ऑफ स्टेट को माना जाता है, और यहीं पे जो है सॉवरेनिटी वाज द एसेंशियल फीचर ऑफ स्टेटहुड एज पर द वेस्टफेलियन ट्रीटी। इसमें क्या था
कि सभी स्टेट जो हैं सॉवरेन होंगे। इसका मीनिंग ये था कि ऑल अदर स्टेट वेर सपोज टू रेस्पेक्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ ए स्टेट, not to interfere in its domestic affairs and treat other state as equal। तो सॉवरेनिटी की जो परिकल्पना है वो स्टेट बनने के साथ और वेस्टफेलियन ट्रीटी के साथ जो है वो सामने आती है। स्टेट हैज द मोनोपोली ऑफ द मीन्स ऑफ लेजिटिमेट वायलेंस, जो वेबर ने बोला, मैंने आपको बताया, लेजिटिमेट वायलेंस या कोएर्सन या फोर्स पर उसका जो है आधिपत्य है, मोनोपोली है। और फाइनेंशियल मैटर पे भी मैंने आपको बताया, फिजिकल एंड मॉनेटरी मैटर्स पे मोनोपोली होती है, जो सुम्पेटर ने कहा था। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन 18th and 19th century in Europe gave rise to nation state। अब मैंने आपको कई बार बताया भी है कि स्टेट और नेशन स्टेट में फर्क क्या है, कि स्टेट तो एक टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है कि एक टेरिटरी और फिक्स्ड पॉपुलेशन में एक सार्वभौम सत्ता है, मतलब सॉवरेन ताकत है, उसको स्टेट बोलते हैं। जब वो पॉपुलेशन एक कॉम के रूप में सामने आती है जिसका कि सेम हिस्ट्री रहा है, सेम वर्ल्ड व्यू रहा है, सेम टाइप का खान पान रहा है, ड्रेस कोड रहा है, और सेम तरह से वो अपने को देखते हैं एक कॉम के रूप में, तो उसको नेशन कहते हैं। और जब नेशन अपने को स्टेट देता है, मतलब कि एक स्टेट जो है वो नेशन, जो पॉपुलेशन है वो नेशन बन जाती है, तो उसको एक नेशन स्टेट कहते हैं। वहां पे उसको अलग ताकत मिलती है, क्योंकि एक तरह से सोचने वाले, एक तरह से खाने पीने वाले, एक तरह से कल्चर वाले जो पीपल हैं, पॉपुलेशन है, वो सोचते हैं कि हमें पॉलिटिकल जो है सॉवरेनिटी मिल गई है, और वो अच्छा महसूस करते हैं, वो अपने को प्रोग्रेसिव फील करते हैं। इस नेशन स्टेट जो 19th सेंचुरी यूरोप में बनी, वो फैली पूरी दुनिया में। पहले यूरोप से नॉर्थ अमेरिका में, अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ, नेशन स्टेट बना बहुत ही एक फाइट के बाद, और फिर जो है ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी साउथ अमेरिका या लैटिन अमेरिका कहते हैं, वहां गई, फिर जापान में आई, और फिर जो है ग्लोबल फिनोमेना बन गया 20th सेंचुरी में। डीकोलोनाइजेशन के बाद जब पोस्ट कोलोनियल स्टेट बने एशिया, अफ्रीका, कैरिबियन, पैसिफिक और पूरी दुनिया में, तो लगभग 200 के आसपास 192 से ज्यादा नेशन स्टेट बने, और यूनाइटेड नेशन में उनको मान्यता दी गई सॉवरेनिटी के बेसिस पे, इक्वलिटी एंड सॉवरेनिटी के बेसिस पे। नाउ जो कोल्ड वॉर एरा शुरू हुआ, वहां पे स्टेट की जो पावर बहुत तरीके से बढ़ गई। आपको पता है कि कैसे जो है वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना की गई वेस्टर्न वर्ल्ड में, जहां पे कि स्टेट जो है केनेसियन इकोनॉमिक्स के आधार पे, जिसको कि डिमांड साइड इकोनॉमिक कहते थे, वहां पे हर तरह से लोगों को सुविधा देने के लिए फ्री मेडिकल केयर, एजुकेशन, ओल्ड एज केयर एंड आवास सबको देना। तो एक वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना बनी, जिसमें कि स्टेट काफी इंटरवेंशनिस्ट हो गया। जो मिनिमल स्टेट की जो लिबरल परिकल्पना थी उससे कई आगे। मैक्रो इकोनॉमिक प्लानिंग शुरू हो गई इंडिया और रूस और चाइना जैसे कंट्री में, जहां की हर जो डेवलपमेंट का वर्क है वो प्लान्ड वे में हो रही है। और मोबिलाइजेशन ऑफ मास सिटीजन इनटू नेशनलिज्म, एक नेशनलिज्म का बहाव चला, वो भी हुई। और वो इट गेव वे टू कलेक्टिविस्ट स्टेट और टोटलिटेरियन स्टेट, जो कि सोवियत रूस उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल था। मतलब जहां स्टेट जो है इकोनॉमी और सोशल एंड कल्चर हर फील्ड में हर तरीके से अपने उसके टेंटिकल्स थे, पूरे समाज के हर क्षेत्र में उसका दखल था, और एक तरह से वो टोटलिटेरियन स्टेट बन गई। तो स्टेट का जो पावर है कोल्ड वॉर एरा में, चाहे वो वेस्टर्न वर्ल्ड हो, चाहे वो ईस्टर्न वर्ल्ड हो, या कम्युनिस्ट वर्ल्ड हो, चाहे लिबरल हो, उसमें काफी बढ़ गई। लेकिन notion of state sovereignty came under great stress and intense debate in the age of globalization after the end of Cold War। जैसे जैसे कोल्ड वॉर खत्म हुआ, ये सारी जो चीज हैं, पैमाने जो हैं बदल गए। वेलफेयर स्टेट गिव वे टू नियो लिबरल स्टेट, और जो कलेक्टिविस्ट और टोटलिटेरियन स्टेट थे सोवियत रूस और कम्युनिस्ट वर्ल्ड में, वो पूरी तरह से ढह गए। वहां भी जो है मार्केट इकोनॉमी लागू हुई, और एक तरह का डेमोक्रेटिक स्टेट जो कि मिनिमल स्टेट जैसा था, लिबरल स्टेट, उसकी स्थापना हुई। और इससे जो है ये डिबेट पैदा होता है कि क्या इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो एक तरह से खत्म हो रहा है या डाइल्यूट हो रहा है। क्या स्टेट की पावर या नेशन स्टेट की जो पावर है वो विदर अवे हो रही है, यानी कि डाइल्यूट हो रही है, कम हो रही है। इसको ही आगे के स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डिस्कशन को लेट अस बिगिन दिस डिस्कशन। 3 अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव आप सोच सकते हैं।
इस बारे में कि सोवरेनिटी इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन कैसा इस पर इफेक्ट हुआ है या इम्पैक्ट हुआ है। पहला है, जो लोग ग्लोबोफाइल्स हैं या हाइपर ग्लोबलिस्ट हैं या ग्लोबल इंथ्यूजियस्ट हैं, मतलब जो कि ग्लोबलाइजेशन को बहुत सपोर्ट करते हैं, उसको समझिए, उनके अनुसार से ग्लोबलाइजेशन हैज डाइल्यूटेड द नोशन ऑफ स्टेट सॉवरेनिटी। ये तो बहुत ऑब्वियस है, उनका कहना है कि ग्लोबलाइजेशन ने तो बॉर्डर खत्म कर दिया है, परिमेबल कर दिया है, इसका कोई मायने नहीं है कि स्टेट सॉवरेन है, अब तो स्टेट पूरा इंटीग्रेटेड हो गया है, एक हो गया है, तो इसमें बॉर्डर का मायने ही क्या है। तो सभी मतलब पीपल बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, आइडियाज तो क्रॉस पहले से करते ही रहे हैं, कमोडिटी क्रॉस करते हैं, फाइनेंस क्रॉस करता है, तो बॉर्डर का क्या मीनिंग रह गया है, पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। दूसरा, जो रियलिस्ट हैं या ग्लोबोफोब्स कह सकते हैं, वो अपोजिट व्यू रखते हैं। वो कहते हैं स्टेट सॉवरेनिटी इज वेरी मच इंटैक्ट एंड इन मेनी वेज हैज गॉट न्यू इंस्ट्रूमेंट एंड डायमेंशंस। अब जो है टेक्नोलॉजी के चलते स्टेट और पावरफुल हो गया, जैसे कि इंडिया में आधार है या गूगल मैप है या जो स्पाई सैटेलाइट्स हैं, इसके चलते जो है सोसाइटी के और इंडिविजुअल के हर जो एक्टिविटी है उस पर स्टेट की नजर हो सकती है, सर्विलेंस स्टेट हो सकता है, सिक्योरिटी स्टेट हो सकता है। तो स्टेट को और बहुत ताकत मिल गई है और ग्लोबलाइजेशन ने जो है किसी तरह से उसके पावर को कम नहीं किया, उसकी सॉवरेनिटी इंटैक्ट। ये रियलिस्ट जो आइडियोलॉजी का व्यू पॉइंट है। लेकिन इन दोनों के बीच में एक मिडिल ग्राउंड है जो सबसे ज्यादा प्लॉजिबल है। वो ये है कि ग्लोबलाइजेशन हैज अल्टर्ड द रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टेट एंड नेचर ऑफ सॉवरेनिटी। उनका कहना है कि ऐसा नहीं है कि स्टेट विदर अवे हो रही है या डाइल्यूट हो रही है उसकी पावर, उसका रोल बदल रहा है, उसका नेचर बदल रहा है। इसी तरह से सॉवरेनिटी भी इंटैक्ट तो है, लेकिन उसका भी नेचर ग्लोबलाइजेशन के एज में बदल रहा है। तो शायद ये व्यू जो है सबसे ज्यादा जो है वो ठीक है मेरे विचार से। दोनों व्यू जो है एक्सट्रीम पे हैं, उसके बीच में कहीं ना कहीं ये व्यू है कि ग्लोबलाइजेशन और के दौर में स्टेट की जो पावर है और स्टेट का नेचर है और सॉवरेनिटी, ये सब जो है अडॉप्ट हो रही हैं, मतलब अपने को ग्लोबलाइजेशन के रूप में ढाल रही हैं, चेंज हो रही हैं, लेकिन खत्म नहीं हो रही। ग्लोबलाइजेशन ने कैसे अफेक्ट किया है सॉवरेनिटी को, यदि ये हम देखें तो कई तरीके से। सबसे पहला जो मैं बार बार कह रहा हूं कि नोशन ऑफ टेरिटोरियलिटी जो है, टेरिटोरी एक फिक्स्ड होना, एक बॉर्डर होना जिससे लोग या कमोडिटी या फिजिकल चीजें पार नहीं हो सकती है, बॉर्डर कंट्रोल है, वो थोड़ा सा कम होते जा रहा है। ग्लोबलाइजेशन के एज में जो है परमिएबल हो गया है, मतलब कि उससे छन छन करके जो है, परमिएबल बॉर्डर का मतलब क्या है कि वो रोक नहीं पा रही है। देखिए, पहले ही कई जमाने से जो आइडियाज हैं, इवन जो चिड़िया हैं, पशु पक्षी हैं, वायरस हैं, बैक्टीरिया, उसको तो कभी कोई बॉर्डर रोक नहीं पाता था। अब जो है ग्लोबलाइजेशन के दौर में फाइनेंस को नहीं रोक पाता है, सोशल मीडिया को नहीं रोक पाता है, क्या ट्विटर की जो मैसेज है उसको कोई रोक पाता है, व्हाट्सएप को रोक पाता है, या कोई भी जो सोशल मीडिया है, इंटरनेशनल न्यूज हैं, वीडियोज हैं, वो तुरंत जो है पूरे दुनिया में वायरल हो जाते हैं। और इवन जो फाइनेंसेस हैं, आप जो है सेकंड में, मिली सेकंड में जो है आप कहीं दुनिया में कहीं से कहीं जो है मनी को भेज सकते हैं। अरबों अरबों रुपया एक सेकंड में इंडिया से जो है मार्केट से निकल करके दूसरी मार्केट में चला जाता है। इस तरह से लोग भी जो है ह्यूज, जबकि उसका बॉर्डर कंट्रोल काफी है, लेकिन माइग्रेशन ह्यूज हो रहा है, इमिग्रेशन ह्यूज हो रहा है, और जो कमोडिटी है वो भी जो है अनेक तरीके से जो है एक दूसरे बॉर्डर को पार कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा जो है परमिएबल हो गई है स्टेट की बॉर्डर्स। इसके अलावा सुप्रा टेरिटोरियलिटी का भी कॉन्सेप्ट आया, जैसे ईयू देखिए, इकोनॉमिक यूनियन है, जो यूरोपियन यूनियन जो है, ईयू का जो कॉन्सेप्ट है, वो एक तरह का क्या है, सुपर टेरिटोरी नेशन है। या जैसे आप देखिए, इवन हम लोगों ने कोशिश की थी सार्क बनाने का, वो उतना ज्यादा जो है सुप्रा टेरिटोरियलिटी नहीं हो पाई, लेकिन एशियन जो है हमारे साउथ ईस्ट एशिया में वो काफी सफल रही है। इसके अलावा जो ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन है, वो भी अपने आप में जो है डी टेरिटोराइज हो गई है। इसका मायने क्या है कि उसकी टेरिटरी से कोई उसका बंधन नहीं रह गया है, आप किसी कंट्री से उसको जोड़ के नहीं दे सकते हैं। वो एक कंट्री में उसका हेडक्वार्टर है, तो दूसरे कंट्री में प्रोडक्शन है, तीसरे कंट्री में डिस्ट्रीब्यूशन हब है, और इस तरह से जो है कई जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, उसका किसी फिक्स टेरिटरी से कोई नाता नहीं रह गया है। तो इन दो चीजों से, एक तो स्टेट की जो बाउंड्री है, बॉर्डर है, वो परमिएबल हो गई है, और कई जो है सुपर टेरिटरी
वाले इंस्टीट्यूशंस आ गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। इससे जो है नोशन ऑफ टेरिटोरियलिटी जो है उसको बहुत अफेक्ट हुआ है, जो कि सॉवरेनिटी का सबसे बड़ा आधार था। इसके अलावा रीजनलाइजेशन हुई है, यूरोपियन यूनियन है, एशियन है, नाफ्टा है, नाटो है, अफ्रीकन यूनियन है, तमाम तरह के जो है वो रीजनल इवेंट ब्रिक्स बन रही है, बनी है, आरसीईपी है चाइना के नेतृत्व में। तो रीजनलाइजेशन जो है उसने भी स्टेट की सोवरेनिटी को डायल्यूट किया है। मल्टीलैटरल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे ब्रिक्स, आईएमएफ हो, G20 हो, इसने भी अंडरमाइन किया है कैपेसिटी ऑफ द स्टेट टू ऑपरेट एज ऑटोनोमस सेल्फ गवर्निंग यूनिट। आपको पता है कि आप अभी ट्रेड पे इंडिया हो चाहे कोई भी इंडिपेंडेंट फैसला नहीं ले सकते हैं। WTO में आपने यदि कोई करार किया है, कमिटमेंट किया है, तो उसको आपको इज्जत रखनी पड़ती है। तो इस तरह से स्टेट की जो पावर है अपने टेरिटरी में इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने का इकोनॉमिक, वो कम से कम होते जा रहा है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के चलते। ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो फर्दर जो है स्टेट के बाउंड्री को मीनिंगलेस बनाती है। आज के जमाने में जो है ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रूली जो है बॉर्डरलेस हो चुका है। ऐसे में जो है सोवरेनिटी जो है उसके मायने काफी कम हो गए हैं। कलेक्टिव एक्शन जो डिलेमा है और इमरजेंस ऑफ रिस्क सोसाइटी, ये एक अलग थ्रेट या चैलेंज पैदा करता है सोवरेनिटी को। इसके मायने क्या हैं? कुछ ऐसे इश्यूज हैं दुनिया में जो दुनिया को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करते हैं, लेकिन कोई भी स्टेट कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, अकेला उसका मुकाबला नहीं कर सकता है, उसको मिल के ही करना पड़ेगा। वहां पे स्टेट की पावर, उसका साइज मायने नहीं रखता। जैसे क्लाइमेट चेंज, क्या अमेरिका लड़ सकता है अकेले? यदि नेपाल, चाइना, इंडिया या कोई छोटा छोटा कंट्री उसको हेल्प ना करे तो। पैंडेमिक डिजीज, कैसे कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को घुटनों पे टिका दिया, क्या एक कंट्री उसका मुकाबला कर सकती है? कदापि नहीं। टेररिज्म, हमने देख लिया कि अमेरिका हो चाहे दुनिया की कोई भी बड़ी ताकत हो, टेररिज्म का मुकाबला केवल मिल के किया जा सकता है। माइग्रेशन, रिफ्यूजी इशू, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी जैसे सोशल मीडिया है या बिटकॉइन है, उन सब का मुकाबला कोई एक नेशन स्टेट आज के जमाने में नहीं कर सकता है। हंगर, पोवर्टी से भी लड़ना किसी स्टेट के लिए अकेला संभव नहीं है, और एनर्जी क्राइसिस और रिसोर्स जो क्रंच है उसके लिए भी नहीं। तो इन सब कलेक्टिव एक्शन डिलेमा को केवल एक तरीके से जो है किया सकता है, वो है कोऑपरेशन एंड इंटरडिपेंडेंस, और इसमें सोवरेनिटी कहीं ना कहीं जो है वो डाइल्यूट होती है। और इन सब के चलते हमारी सोसाइटी जो है, ये जो पैंडेमिक डिजीजेज हैं, क्लाइमेट चेंज है, ये एक रिस्क सोसाइटी बनती जा रही है। और ऐसे रिस्क सोसाइटी में सोवरेनिटी का कोई मायने नहीं होता है, क्योंकि वो एक टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है, एक बॉर्डर वाला कॉन्सेप्ट है, मिलिट्री कॉन्सेप्ट है, इनफोर्स और वॉर मशीन लाइक कॉन्सेप्ट है। वो उस समय में तो ठीक था जब स्टेट अलग अलग थे और ये सब प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब के जमाने में उसके मायने को बदलना होगा। वो उस तरह से सॉवरेनिटी का मायने नहीं रह पाएगा जो पहले की। So globalization has truly affected in multiple way the idea of sovereignty. अब लेट अस सी जो क्रक्स है कि सोवरेनिटी कैसे जो है ग्लोबलाइजेशन के एज में बदलती जा रही है। इसका जो नोशन है, आपने देखा कि सोवरेनिटी वो नहीं हो सकती है जो पहले जो वेस्टफेलियन ट्रीटी के टाइम में जो इसका कॉन्सेप्ट था, वो नहीं हो सकता है। उसके कोई मायने जो है आज के जमाने में, ग्लोबलाइजेशन के जमाने, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन के जमाने में इसका कोई खास मायने है नहीं। लेकिन कैसे बदल रही है, लेट अस सी द नोशन ऑफ सोवरेनिटी इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जो कलेक्टिवाइज्ड या वेलफेयर स्टेट थे कोल्ड वॉर एरा के, वो दे गेव वे टू नियो लिबरल स्टेट। वो सब बदल गए नियो लिबरल स्टेट। नियो लिबरलिज्म क्या है, आपको मैंने कई बार बताया है, जहां पे कि स्टेट मिनिमल स्टेट बन जाता है, हॉलोइंग आउट ऑफ स्टेट। स्टेट ने अपने को कई क्षेत्र से हटा लिया, इंडिया में भी हुआ, अभी इवन एयर इंडिया को हम बेच रहे हैं। तो हम जो है अपने को उन क्षेत्र से हटा रहे हैं जिसमें होना जरूरी नहीं है। स्टेट जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, टैक्स कलेक्ट करना और लोगों को थोड़ा बहुत वेलफेयर देना, इक्वलिटी मेंटेन करना, रिडिस्ट्रीब्यूशन, इससे इतने पे अपने को लिमिटेड रखती है। इसका कॉन्सेप्ट आया कि लिबरलाइज करो, प्राइवेटाइज करो, डीरेगुलेट करो, लाइसेंस परमिट राज खत्म करो, कोटा खत्म करो, फ्री ट्रेड करो। तो इससे जो है, और वेलफेयर प्रोविजन को भी कम कर दो, लेबर लॉ को रिलैक्स कर दो, इससे जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होंगे। ये सारा कॉन्सेप्ट जो है नियो लिबरलिज्म का आया, और डेमोक्रेसी से उसको जोड़ दिया गया, उसको कैपिटलिज्म से जोड़ा गया। तो आज पूरी दुनिया में नियो लिबरल स्टेट की परिकल्पना जो है वो साकार हो रही है। और एक समय जो वेस्टर्न वर्ल्ड में वेलफेयर स्टेट था,
और जो ईस्टर्न वर्ल्ड में जो है कलेक्टिवाइज्ड स्टेट था, वो सब जो है अब न्यू लिबरल स्टेट में बदल गए हैं। इससे जो है सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। गवर्नमेंट वे गेव टू गवर्नेंस, और इससे हुआ क्या है कि मैंने आपको एक पूरी स्लाइड गुड गवर्नेंस पे बनाई। इसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि गवर्नमेंट कैसे डिफरेंट है गवर्नेंस से। गवर्नमेंट जो है वो स्टेट का एक्शन आर्म है, उसका एग्जीक्यूटिव आर्म है, उसकी सॉवरेनिटी को एक तरह से वो एक मूर्त रूप देता है, टेंजिबल फॉर्म देता है। लेकिन गवर्नेंस जो है वो आर्ट ऑफ गवर्नमेंट है। कैसे आप मैनेज करते हैं एक कंट्री को चलाने में, और उसमें कैसे प्राइवेट सेक्टर, कैसे एनजीओ, कैसे सिविल सोसाइटी, कैसे और जो एक्टर्स हैं वो गवर्नमेंट के साथ जुड़ करके जो है वो शासन चलाते हैं, इसको गवर्नेंस कहते हैं। उसमें ट्रांसपेरेंसी होती है, उसमें लोगों को पता होता है कि क्या हो रहा है, पब्लिक पॉलिसी बनाने में लोगों की हिस्सेदारी होती है। तो उस तरह से आप यदि देखें तो आप समझ सकते हैं कि सॉवरेनिटी जो है वो डाइल्यूट होती है जब हम गवर्नमेंट से गवर्नेंस की तरफ जाते हैं, क्योंकि वहां पे पार्टनरशिप बढ़ती है मल्टीपल स्टेक होल्डर की गवर्नमेंट में, और एक इकलौता जो स्टेट की सत्ता है वही सुप्रीम नहीं रह जाती, उसमें कई लोग जुड़ जाते हैं। Then change relationship between market and state and society. इससे तो बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि पहले जो है वो स्टेट सुप्रीम थी, मार्केट सबॉर्डिनेट था, अब जो है उल्टा हो गया है, और सोसाइटी पे भी स्टेट का पूरा पूरा अख्तियार नहीं रह गया है। अभी के समय में जहां सोशल मीडिया पे लोग कोई भी पूरी दुनिया अपनी बात फैला सकते हैं, अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, वहां पे सोसाइटी पे टोटल कंट्रोल स्टेट का दिखता नहीं है, कम से कम होता जा रहा है। Change nature of sovereignty. Instead of centralized territorial control and barrier to intervention, the domestic intervention, as a bargaining tool for influence over transnational network for economic and strategic age. ये जो है मैंने रॉबर्ट कोहेन की जो बात है उससे लिया है। उनका ये कहना है कि इन द एज ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, यानी कि बहुत नेटवर्क है जिससे कि स्टेट कि कई लेवल पे जो है इंटरेक्शन होती है, पीपल टू पीपल, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, और ये मल्टीपल लेयर ऑफ इंटरडिपेंडेंस है। आज के इंटरनेशनल अफेयर में कोई भी स्टेट अकेला कार्य नहीं कर सकता। ऐसे में जो नोशन है सॉवरेनिटी का वो बदल गया है। उनका कहना है कोहेन का कि वो कोई सेंट्रलाइज्ड टेरिटोरियल कंट्रोल का नोशन ना हो करके अब एक तरह का सॉवरेनिटी एक बार्गेनिंग टूल बन गया है स्टेट के लिए। जो ट्रांसनेशनल नेटवर्क है उसमें कैसे अपनी इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक कम्पिटिटिव एज बनाए रखी जाए, इसके लिए एक बार्गेनिंग टूल बन गया है। इसको एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए नेपाल एक बहुत छोटा सा देश है, लैंड लॉक्ड है, उसके पास में बहुत रिसोर्सेज या बहुत ताकत नहीं है, लेकिन उसके पास एक वोट है, वो सॉवरेन है। यूनाइटेड नेशन में जो है उसके पास भी उतना ही बड़ी ताकत है जितना इंडिया के पास है। तो वो इसको एक बार्गेनिंग टूल के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इंडिया को कह सकता है कि तुम हमें यदि बॉर्डर मेरे पास में सी नहीं है, वहां से तुम ट्रेड हमको होने दो, तो तुमको हम सपोर्ट करेंगे यूनाइटेड नेशन में। तो इस टाइप का सॉवरेनिटी नाउ हैज बिकम ए बार्गेनिंग टूल। ट्रेड में है, डब्ल्यूटीओ में वो वोट दे सकता है इंडिया के साथ या नहीं दे सकता है, या क्लाइमेट चेंज में जो कॉप होती है उसमें वो कॉपरेट कर सकता है। तो छोटे से छोटे स्टेट भी सॉवरेनिटी को एक हथियार की तरह यूज करते हैं इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक एज पाने के लिए, कोहेन के अनुसार। यदि हम ये देखें कि पोस्ट सोवरेन स्टेट, यदि हम माने कि सोवरेनिटी अब जो है बीते समय की बात होती जा रही है और स्टेट जो है पोस्ट सोवरेन होते जा रहे हैं, तो इसमें कई ऑथर ने, जैसे बॉबिट ने जो है मार्केट स्टेट की परिकल्पना की, तो कॉक्स ने जो है इंटरनलाइजेशन ऑफ स्टेट कहा, और कूपर ने जो है पोस्ट मॉडर्न स्टेट कहा। मतलब ये सब जो है बहुत मैं एक्सप्लेन यहाँ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इससे ये समझिए जैसे मार्केट स्टेट, इसका कहना है कि एक स्टेट जो है नेशन स्टेट से मार्केट स्टेट में बदल रही है, जहां पे कि मार्केट जो है सुप्रीम होती है। स्टेट अपनी पॉलिसी इस तरह से बनाता है कि वो मैक्सिमम जो है वो मार्केट जो फैलाव है उससे बेनिफिट ले सके। एक इंडिविजुअल जो है जो सिटीजन है उसको वो अधिक से अधिक जो है वेलफेयर दे सके, ना कि पूरे सोसाइटी को कंट्रोल करने का। तो ये एक मार्केट स्टेट है। देन कंपटीशन स्टेट जो है, जैसे ईस्ट एशियन कंट्री ने दिखाया, जहाँ पे कि ट्रेनिंग, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट पे इतना जोर दिया जाता है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें एक स्टेट कम्पिटिटिव बन जाए, मतलब वहाँ पे सबसे अधिक लोग इन्वेस्ट करें, क्योंकि वहाँ के लोग सबसे अधिक स्किल्ड हैं, एजुकेटेड हैं,
ट्रेंड हैं। तो इस तरह से स्टेट जो है कंपटीशन में पड़ जाता है कि हमारे यहाँ रिसोर्सेज सबसे अधिक इन्वेस्ट हो, हम सबसे अधिक प्रोग्रेस करें, तो वो कंपिटिटिव स्टेट या कंपटीशन स्टेट बन जाता है। पोस्ट मॉडर्न स्टेट वो है जो कि एक सेंट्रलाइज्ड टेरिटोरियल कंट्रोल से आगे बढ़ जाता है, जहाँ पे कि फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट की है, गवर्नेंस हो जाती है, जहाँ पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस है, और जो कि एक तरह से जो है आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं करता है, प्लूरल है, जहाँ पे कि नेशनलिज्म को बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता है, जहाँ पे इंडिविजुअल ऑटोनॉमी को जो है वो तवज्जो दी जाती है, और स्टेट एक तरह का एक कोऑपरेटिव वेंचर बन जाता है और वो केवल फैसिलिटेटर बनता है, जहाँ की इंडिविजुअल्स को प्रोग्रेस करने में वो सहायक होता है, ना कि उसको कंट्रोल करने में। तो पोस्ट मॉडर्न स्टेट जो है, पोस्ट मॉडर्निटी को जो स्टेट अपनाती है, वहां पे जो है वो अपनी रूप बदल लेता है, पोस्ट मॉडर्न स्टेट हो जाता है। मॉडर्न स्टेट वो था जो कि सेंट्रलाइज मिलिट्री कमांड एंड कंट्रोल स्टेट, जो कि पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में दिखता था। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ स्टेट जो है रॉबर्ट कॉक्स का कहना है, ये भी मैंने आपको बताया है, जहां पे कि स्टेट जो है डोमेस्टिक पॉलिसी अपने पीपल को ध्यान में ना रख करके बल्कि इंटरनेशनल कैपिटल और फाइनेंशियल मार्केट को ध्यान में रख के जब बनाना शुरू करती है, तो स्टेट का इंटरनेशनलाइजेशन हो जाता है। एंड फाइनली नोशन ऑफ पूल्ड सॉवरेनिटी जो है, ये भी मैंने आपको बताया है कि कैसे यूरोपियन यूनियन या एशियन या कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो है जहां पे कि एक स्टेट जो है अपनी कुछ सॉवरेनिटी को छोड़ देता है, वो निहित कर देता है एक हायर सुपरा टेरिटोरियल पावर में, जैसे कि यूरोप के सभी स्टेट ने अपनी अपनी थोड़ी सॉवरेनिटी को डाइल्यूट करके अपनी सॉवरेनिटी दे दी है, मिला दी है यूरोपियन यूनियन में। लेकिन इससे जो पूल्ड सॉवरेनिटी बनती है वो किसी भी स्टेट से ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो ये भी जो है एक पूल्ड सॉवरेनिटी भी एक नया कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से सॉवरेनिटी अपने को बदल रही है इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फाइनली जो है ये डिबेट सम अप करता है एक तरह से कि सॉवरेनिटी ग्लोबलाइजेशन के एज में क्या डाइल्यूट हुई है या इंटैक्ट है। यदि हम इस पे देखें कि ग्लोबलाइजेशन डाइल्यूटेड सॉवरेनिटी, यदि ये पक्ष लें तो ये कहता है कि ग्लोबलाइजेशन मेड स्टेट बॉर्डर परमेबल, मैंने आपको बताया है डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी के चलते, फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन के चलते, या पैंडेमिक डिजीज जैसे कोरोना वायरस के चलते, या टेररिज्म, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, इन सब ने बॉर्डर की परिकल्पना को बिल्कुल खत्म कर दिया है। राइज ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स, मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट चेंज टू गवर्नेंस, जिसमें कि मल्टीपल नॉन स्टेट गवर्नमेंट मिल करके पार्टनरशिप में गवर्नेंस करते हैं। कलेक्टिव एक्शन डिलेमा मैंने आपको बताया है, उसके चलते भी जैसे कि पोवर्टी, हंगर, टेररिज्म या पैंडेमिक डिजीज, ये सब जो है कोऑपरेशन को बाध्य करते हैं, जिससे सॉवरेनिटी जो है वो डाइल्यूट होती है। ह्यूमन राइट और ग्लोबल जस्टिस भी सॉवरेनिटी को डाइल्यूट करती है, मैंने एग्जांपल दिया आपको। और कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस हैज चेंज द नेचर ऑफ सॉवरेनिटी, जहां सॉवरेनिटी जो है एक बार्गेनिंग टूल के रूप में इस्तेमाल होता है, मैंने इसका एग्जांपल दिया। और ये आइडियोलॉजी जो है सपोर्टेड है लिबरल्स के द्वारा, नियो मार्क्सिस्ट के द्वारा, या क्रिटिकल थ्योरीज जैसे कि पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरीज के द्वारा। स्टेट सॉवरेनिटी इज इंटैक्ट। यदि हम इसका अपोजिट व्यू लें कि नहीं, ग्लोबलाइजेशन में स्टेट सॉवरेनिटी पे कोई आहत नहीं हो रही है, वो इंटैक्ट है, तो इसमें जो है मिथ ऑफ द बॉर्डरलेस वर्ल्ड, ये भी ट्रू है। क्या अभी आप कहीं दूसरी जगह जा सकते हैं? अभी भी बॉर्डर कंट्रोल जो है वो फुल के लिए, कमोडिटी के लिए, टेंजिबल आइटम के लिए सुप्रीम है, और वो एकदम एक रियल फिनोमिना है। वो रोकता है आपको एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर जाने में, ट्रेड भी फ्रीली नहीं हो पाती है आज के जमाने में भी। तो ये एक मिथ है कि बॉर्डरलेस वर्ल्ड हो गया है। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन रिक्वायर ऑर्डर, सिक्योरिटी एंड लॉ एनफोर्समेंट। उसके बगैर क्या कोई इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की कल्पना हो सकती है लॉलेसनेस के दौर में? और ये सब जो है आपको स्टेट प्रोवाइड करता है, इसलिए स्टेट जो है मार्केट और ग्लोबल कैपिटलिज्म के दौर में भी उतना ही रिलेवेंट जितना पहले था, या शायद उससे भी ज्यादा। स्टेट रिमेन्स मोस्ट डोमिनेंट एक्टर बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। ये भी ट्रू है, आज के ज़माने में भी स्टेट जो है उसकी कोई भी पावर में कमी नहीं हुई है। वो अभी भी इंटरनल उसका 100% कंट्रोल है अपने पॉपुलेशन, अपने टेरिटरी पे, और एक्सटर्नली उसके ऊपर कोई सत्ता नहीं है, इवन यूनाइटेड नेशन की भी नहीं। सोवरेनिटी अडेप्टिंग टू ग्लोबलाइजेशन, मैंने आपको बताया कि कैसे सोवरेनिटी अपना रूप बदल रही है, जैसे पूल सोवरेनिटी हो गई है, सोवरेनिटी एज बार्गेनिंग टूल हो गई है। तो नेचर सोवरेनिटी का बदल रहा है, वो क्षय नहीं हो रही है, लेकिन वो अपना रूप परिवर्तित कर रहा है। नेशनलिज्म एंड नेशन स्टेट रिमेन मोस्ट पोटेंट आइडियोलॉजी। आप देखिए आज भी जो है नेशनलिज्म
सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है पीपल को पूरी दुनिया में। अभी राइट विंग पार्टीज और नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी का बोलबाला है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, चाहे जापान हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी भी में भी काफी बढ़ी है। तो इससे जो है पॉपुलरिटी नेशन स्टेट या नेशनलिज्म की कम नहीं, शायद बढ़ती हुई दिख रही है। और इसकी इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले व्यू जो है रियलिस्ट्स की हैं, जैसे मॉर्गन थाउ ने जो दिया था उस जैसे व्यू की, या जो मिडिल ग्राउंड थ्योरिस्ट हैं वो भी इसको थोड़ी बहुत मानते हैं कि सॉवरेंटी या स्टेट पावर का क्षय नहीं हो रहा है, बल्कि उसका रूप परिवर्तन हो रहा है। So let us sum up this long discussion. Notion of state being supreme and ultimate authority over a fixed territory and population, each state sovereignty. तो नोशन सॉवरेंटी का बहुत क्लियर है। इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम, यूनाइटेड नेशन एंड इंटरनेशनल लॉ ऑल आर बेस्ड ऑन द नोशन ऑफ स्टेट सॉवरेंटी. Evolution of state or nation state is closely linked to the evolution of notion of sovereignty. मैंने आपको बताया कैसे वेस्टफेलियन ट्रीटी के बाद जो है जो इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम बनी वो सोवरेंटी के आइडिया पे ही बेस्ड थी. Globalization has affected sovereignty in multiple ways. We have seen it has made border permeable, जो कि मतलब बॉर्डर जो है अब रोक नहीं पाती बहुत चीजों को. Disruptive technologies such as social medias and others like Bitcoin and cryptocurrencies. Rise of non-state actors such as transnational corporations, NGOs, international organizations. Decentered and network regulation. अब एक स्टेट जो है अकेला सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल रेगुलेशन नहीं करके जो है मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, इवन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक कंट्री में रेगुलेशन करती है. कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस जो कोहेन ने दिया है वो भी हो गया है. और कलेक्टिव एक्शन डिलेमास, ये सब मिल करके जो है ग्लोबलाइजेशन हैज अफेक्टेड सोवरेनिटी. In views of liberal and critical theories, state sovereignty and state power are declining in the age of globalization. For realists, state sovereignty and power are intact, rather increased due to globalization. Globalization ने कुछ और हथियार दे दिए हैं, like surveillance की power, technology की power state को और interventionist हो गई है in the views of realists. However, the middle ground, which highlights changing but prime role of state and state sovereignty in global affairs, is most plausible. Sovereignty is redefined in the age of globalization. Instead of centralized territorial control to a bargaining tool for influence over transnational network. So, student, thank you very much. These are the references. Bye. See you next week. Good visit.